हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं ना। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी कि पावर रिसोर्सेज हम स्टार्ट करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स तक हमारा फर्स्ट पार्ट में हो चुका था। आज हम पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे, है ना। देख लीजिए पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। आपने केवल अंडरलाइन वर्ड ध्यान देना है, जो जिन वर्ड्स पे अंडरलाइन हो रही है उन्हीं पर ध्यान देना है बस। पावर ऑफ एनर्जी, है ना। पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन अवर लाइफ्स, यानी कि जो जो भी स्रोत, जो भी सोर्सेज हमें पावर देते हैं ना, तो उनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। बहुत ही अहम भूमिका है उनकी। वी आल्सो नीड पावर फॉर, क्योंकि पावर की हमें ज़रूरत देखो किस किस चीज़ में होती है ना। आजकल तो मैं समझता हूँ लगभग सभी कामों के लिए पावर की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में और डिफेंस में। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। देखिए पावर रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो होती है आपकी कन्वेंशनल और एक होती है नॉन कन्वेंशनल। का मतलब होता है कि पारंपरिक, जो पारंपरिक रूप से पहले से चलती आ रही है ना, परंपरागत और नवीकरणीय स्रोत, है ना। चलिए हम सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़ लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। देख लीजिए जिनका कुछ लंबे समय से जिनका यूज़ होता आ रहा है उनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे फायरवुड यानी जंगल की लकड़ी, एंड फॉजिल्स। फॉजिल्स आप समझेंगे फॉजिल्स क्या होता है ना। फॉजिल फ्यूल आर 2 मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं, जंगल की लकड़ी है, फायरवुड है ना। फायरवुड क्या होता है ना, तो रिमेन्स ऑफ द प्लांट एनिमल्स विच आर बरीड। तो ये तो फायरवुड नहीं है। फायरवुड में तो आपका जैसे कि आप वन हो गए ना, आपके वनों का ये लकड़ी आप पेड़ों से का यूज़ करते हैं तो आपकी फायरवुड हो गई। और उसके बाद आता है रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ। यानी कि पेड़ पौधों के जो अवशेष हैं और मरे हुए जानवरों के जो अवशेष हैं, जो हज़ारों साल पहले ज़मीन के अंदर दफन हो गए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा डायनासोर वगैरह का, है ना। और डायनासोर पहले कभी कहते हैं कि ना 10,000 साल पहले डायनासोर थे, तो वो सब ज़मीन के अंदर जो दफन है उनका बन गया तेल, है ना। तो उनका जो ईंधन बन गया वो उसको हम फॉसिल्स कहते हैं ना उनके। तो उसी को हम, उनसे जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल। और जो पेड़ दफन है उनको पेड़ों का बन जाता है कोयला, है ना। कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेज आर मेन सोर्सेज ऑफ। देख लीजिए यहाँ पे, अब ये कुछ दे रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लेंगे, खुद भी पढ़ सकते हैं इसको यहाँ से, है ना। ये कॉन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ठीक। और दीज रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। और अब आपको पता भी है ज़मीन के अंदर सब सीमित मात्रा में है, यानी कि अगर हम इनका यूज़ करते रहेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। चलिए हम कोयले को पढ़ते हैं। कोल, है ना। कोल क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट एबुडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। इसको घर में यूज़ करने के डोमेस्टिक फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर सच एज द, जैसे आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, स्टीम इंजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ होता है। और इंडस्ट्री में तो इसका क्या यूज़ होता है, आप क्या सोचेंगे क्या यूज़ होता है इंडस्ट्री में, तो इससे बिजली बनाई जाती है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड, जो बिजली बनाई जाती है जो कोयले से, उसको हम थर्मल पावर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। देख लीजिए द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर। अब जो कोल जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो कंट्री कौन कौन सी हैं। चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का ज़रूर याद रखेंगे आप, ठीक है। इंडिया में तो आपका रानीगंज, झारिया, धनबाद, ये तो, और एंड बोकारो इन झारखंड, है ना। धनबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बिहार में पड़ता है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए पेट्रोलियम। तो साइड में देखते हैं कि वर्ड ओरिजिन। द वर्ड पेट्रोलियम इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम है पेट्रा। ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम पेट्रा है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, चट्टान। और ओलियम से बना है। ओलियम का मतलब होता है तेल, यानी चट्टानों का तेल। चट्टानों में जो तेल है वो पेट्रोल है, ठीक। समझ रहे हैं आप। तो आप, ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, ये ना आपका सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। कोयला, पेट्रोल आपका सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। 3 तरह की रॉक आपने पढ़ी होंगी, है ना। नहीं पढ़ी मैंने, मेरी वीडियोस में किसी न किसी मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक, 3 तरह की रॉक्स होते हैं। तो दूसरी टाइप की जो रॉक्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये सेडिमेंट्स होते हैं ना, परतों के बीच में जमे होते हैं, कोयला और पेट्रोल।
इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स एंड इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड, और ज़मीन में ड्रिल करके जो है इसको निकाला जाता है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं लोकेटेड इन ऑफ शोर एरिया, कोस्टल एरिया में, है ना। कोस्टल एरिया पे भी निकाला जाता है और कोस्टल एरिया से दूर भी इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ दैन सेंड टू द रिफाइनरी। उसके बाद ये तेल निकालने के बाद कच्चा तेल उसको शुद्ध करने के लिए यानी प्योरीफाई करने के लिए हम रिफाइनरी में भेजते हैं। एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पर तेल का शुद्धिकरण होता है ना, प्योरीफिकेशन, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, जिस कच्चे तेल को प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जहाँ पर इसको साफ़ किया जाता है, इससे तेल निकाला जाता है, पेट्रोल वगैरह, है ना, कच्चे तेल से मतलब साफ़ करके जो अच्छा तेल निकाला जाता है, वहाँ पे कुछ अदर मटेरियल या अदर चीज़ें भी बनती हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। ये सब चीज़ें पेट्रोल से ही बनती हैं, तो इसीलिए हम पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम कंट्री देखते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। ठीक, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर आर USA, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। ये इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो पेट्रोल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं ना। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, हमारे इंडिया में तो बहुत कम होता है, तो इंडिया में भी कुछ जगह ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊं, जैसे कि आसाम में, आसाम के डिगबोई में, है ना, तेल निकलता है। और बॉम्बे हाई, बॉम्बे यानी बॉम्बे से लगभग 100-200 किलोमीटर की दूरी पे, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन समुद्र में निकलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम मुंबई हाई के नाम से जानते हैं ना, और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में यानी गुजरात में भी, यहाँ पे गुजरात के अंकलेश्वर में भी तेल निकाला जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस इज़ फाउंड, नेचुरल गैस क्या होती है ना, विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, पेट्रोल के कुओं से गैस जो निकलती है उसको नेचुरल गैस कहते हैं। इट इज़ रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका डोमेस्टिक यूज़ भी है, इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी इसका यूज़ होता है। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड, ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। ध्यान रखेंगे आप, रसिया यानी रूस, नॉर्वे, है ना, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड जो है, यहाँ से नेचुरल गैस काफ़ी मात्रा में प्राप्त की जाती है। इंडिया की बात करें तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व इन देयर ओन। मतलब बहुत ही कम ही देशों में जो है नेचुरल गैस पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम हाइडल पावर पे। देखिए, सबसे पहले ये आप फैक्ट देख लेंगे, जो जितने भी डू यू नो लिखा है ये वाले फैक्ट तो आप सभी करेंगे। यानी कि नॉर्वे एक पहला ऐसा कंट्री था संसार में जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की थी। समझ रहे हैं आप, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, पानी से जो बिजली बनाई जाती है, पानी के जो बहाव से, स्पीड से जो बिजली बनाई जाती है, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल पावर कहते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड। आप जो हाइडल पावर बहुत बना रहे हैं ना, वो देश देखो, जैसे पैरुग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। और हमारे देश में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे डैम्स हैं। और डैम्स क्या होते हैं, पानी को रोक के एम्बैंकमेंट जो बनाते थे उसको डैम्स कहते हैं। और डैम्स का यूज़ क्या होता है, डैम के कई यूज़ हैं इसके, इसलिए इसको मल्टीपर्पज़, है ना, रिवर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। जैसे हमारे देश में भाखड़ा नैंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड द दामोदर वैली प्रोजेक्ट। देखिए ये डैम का पिक है, बड़ा अच्छा पिक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये पूरा डैम का पिक है। देखिए नीचे लिखा है हाइडल पावर। ये देखिए वाटर रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या होता है, देखिए पानी जब पीछे इकट्ठा हो जाता है ना तो उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। ये रिजर्वायर हो गया इसका, है ना, ये जितना बड़ा एरिया जिसमें ये पानी इकट्ठा हो जाता है, नदी आती है यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे हमने इसको रोक लिया, इससे ये डैम से, ये डैम है। ठीक है, और यहाँ पे फिर बीच में छोटे छोटे नालों के रूप में अंदर की तरफ से, मतलब सुरंगों के रूप में हम पानी निकालते हैं। जैसे ये देखो, ये आई पास सुरंग एक है ना छोटी सी, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये एरो दिखा रही है हमें, ये एरो हमें ये दिखा रही है कि यहाँ पे पानी आ रहा है। ठीक, ये वाली एरो देखो, ये वाली एरो हमें दिखा रही है कि यहाँ से पानी आ रहा है अंदर से। अब इतना दबाव जो होता है ना पानी का, यहाँ पानी जो भरा हुआ है इस एम्बैंकमेंट में, हमारे ये रिजर्वायर में बहुत पानी भरा हुआ है, इसका दबाव जो होता है वो पानी की स्पीड को बहुत बढ़ा देता है। तो कम सकरे एरिया से देखो यहाँ पानी स्पीड से आएगा, और ये जो बहुत ये चकती सी है ये आपकी, ये इसको टरबाइन कहते हैं। ये पंखुड़ियाँ इनको चलाएगा पानी और यहाँ को निकल जाएगा। ठीक है, नदी में यहाँ को बह जाएगा। तो इस पंखुड़ियों को जब घुमाएगा तो ये पंखुड़ियाँ घूमेंगी और ऊपर ये, इससे हमारा क्या होगा, हमारी एक यांत्रिक ऊर्जा पैदा होगी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से हमारी ये चलेगा ये। ठीक, इसको कहते हैं हम जनरेटर कहते हैं, या हम कह सकते हैं डायनेमो। ठीक है, हम दो यंत्र पढ़ते हैं। देखो, एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो होता है मोटर। और मैकेनिकल एनर्जी को, है ना, और
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो तो जनरेटर यानी कि डायनामो ये। तो आप बस यहाँ पे ये आपका छोटा सा प्रिंसिपल है, कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात तो है नहीं। इस तरह से आपकी बिजली बनती है और फिर यहाँ से वायर के सहारे, बड़े बड़े खंभों के सहारे आपके ग्रिड तक पहुँचती है और आपके घरों तक पहुँचने से पहले वो ट्रांसफार्मर के जरिए इसको रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारी हाइडल पावर हो गई। और आगे आगे जाने वाले पानी का जो हम यूज़ कर लेते हैं ना, आगे जाने वाले पानी का इसका यूज़ हम नहरों के रूप में, सिंचाई के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देख लीजिए, ये एक डैम और दिखा रखा है आपको, ये सलाल डैम। सलाल डैम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में ये सलाल प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, नॉन कन्वेंशनल यानी जो नवीकरणीय है। ठीक है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत यानी सोलर एनर्जी। ठीक, सोलर एनर्जी के बाद क्या आएगा आपका? जैसे विंड एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा ये डल हो रहा है, थोड़ा एकदम से डाउनलोड नहीं हो पाता। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बायोगैस के एडवांटेज डिसएडवांटेज, जियोथर्मल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। देख लीजिए, हमने अभी ऊपर एक हेडिंग देखा था, सन एनर्जी, यानी कि सन से मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसको सन एनर्जी कहते हैं। ठीक, और वो कैसे प्राप्त की जा रही है आपको उससे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ये एक बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए, ऐसे प्राप्त की जा रही है ना, विद द हेल्प ऑफ द सोलर पैनल। सोलर पैनल सन की जो रेज होती हैं, हीट है, उसको कलेक्ट करते हैं, है ना, और फिर एक साथ देते हैं। तो फिर ये इस तरह से काफ़ी मात्रा में हम जो एनर्जी सन से ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। विंड एनर्जी, देखिए विंड एनर्जी आपने एक चीज़ देखी होगी, चाइना बहुत आगे चल रहा है इन चीज़ों में। चाइना तो सोलर पैनल का जन्मदाता हो सकता है, चाइना ही है। चाइना में बहुत ज़्यादा सन से, और चाइना में तो मैं आपसे बताऊं, हाईवे भी इस तरह के बनाए गए हैं कि उसमें सोलर प्लेट लगाई गई हैं और वो बिजली भी बना रहे हैं, और तब का हाईवे भी हो गया और बिजली भी बना रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ देखें, तो विंड एनर्जी जो हवा से चलने वाली, ये विंड मिल आपने देखी होगी ना, इस तरह से ऐसे होती है, और यहाँ पे ये 3 पंखुड़ियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, इस तरह से चलती है। तो ये हवा से ये पंखुड़ियाँ घूमेंगी, तो इसके पीछे एक टरबाइन लगी होगी, तो वो उसमें टरबाइन में घूमेगी और वहाँ से बिजली बन के घरों तक पहुँचेगी, है ना। आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है बड़ी क्लासेस में, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कहाँ होगा? ये वहीं होगा जहाँ हवा चलेगी। और हवा कहाँ चलेगी? आई थिंक समुद्र के किनारे ज़्यादा हवा चलती है ना। तो ये कुछ देश हैं जो विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं आजकल, जैसे कि नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम न्यूक्लियर पावर। आप समझ लेंगे न्यूक्लियर पावर क्या होती है। देख लीजिए, कुछ प्रकृति में ऐसे तत्व हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे यूरेनियम है ना, थोरियम है। तो उन तत्वों से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं ना। वो एलिमेंट क्या होते हैं कि जब उन पर न्यूट्रॉन की बम्बरिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो उनको न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम वहाँ पे उनका यूज़ करते हैं। तो उससे जो बहुत एनर्जी निकलती है, उसका हम उस एनर्जी का यूज़ किस में करते हैं? तो हम उस एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, है ना, ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको हम यूरेनियम एंड थोरियम। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, है ना। न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन कहते हैं इसको हिंदी में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए, यूरोप। इन इंडिया राजस्थान झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ। इंडिया में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के काफ़ी बड़ी मात्रा में स्रोत पाया जाता है। थोरियम इज फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो किसी भी कंपटीशन में आप एग्ज़ाम में देंगे, मतलब तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10 ही तो हमें अच्छा करना होता है। हम अगर 10th क्लास बढ़िया करके पढ़ लें तो मैं नहीं समझता कि उससे बाहर कोई एग्ज़ाम में आता हो कुछ, है ना। 1% अगर समझ सकते हैं कि 10th क्लास से अब आता होगा। तो ये देख लीजिए आप, मोनोजाइट ये लिखा है ना, तो मोनोजाइट रेत पाई जाती है केरला के बीच में, है ना। तो उसमें पाया जाता है हमारा ये थोरियम, है ना, रेडियो एक्टिव मटीरियल है। उसके बाद द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, हमारे इंडिया में कलपक्कम। अब ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसमें से ही किसी भी कंपटीशन में चीज़ पूछ ली जाती है कि कलपक्कम कहाँ है।
कलपक्कम तमिलनाडु में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, ठीक। तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर कोटा में यानी है ना राजस्थान के कोटा में, और नरोरा यूपी में है, कैगा कर्नाटका में है। ये 5 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चैप्टर आपका ध्यान रख लीजिए, यही चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर 10th क्लास में भी आता है। यानी 8th का जो क्लास सिलेबस है लगभग मैं सारी वीडियोस पहले ज्योग्राफी की बना रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपकी शुरू से लेकर एंड तक वो सभी क्लासेस में वही चलता है, सेम, ठीक है। आगे चलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। तो हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। देखिए अर्थ से जो निकल, आप कहेंगे अर्थ सर अर्थ से कैसे निकल जाएगी एनर्जी। देखिए अर्थ से एनर्जी ऐसे निकलती है, मैं बताऊं कि हमारी अर्थ के अंदर बहुत गर्मी है ना। मोल्टन मटेरियल भरा हुआ है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, और जो मैग्मा बाहर जाता है उसको हम लावा कहते हैं। तो हम वो उससे तो एनर्जी नहीं मिल रही, लेकिन वो जो अंदर उसकी गर्मी है, उसकी गर्मी से अर्थ, हमारे अर्थ का जो अंदर पानी होता है, समझ ली मेरी बात को आप, कि अंदर जो हमारा पानी है कहीं कहीं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मतलब जहाँ ज्वालामुखी का हो सकता है नीचे उसमें सोर्स हो, तो वहाँ पे जो ज़मीन भी गर्म हो जाती है, पानी भी गर्म हो जाता है, उसको जियोथर्मल एनर्जी हम कहते हैं। और हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ से मिलने वाली जो एनर्जी मिलती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर, यानी जैसे हम नीचे जाते रहते हैं अर्थ में टेम्परेचर बढ़ता रहता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द, और कभी कभी ये हीट एनर्जी बिल्कुल सरफेस पे आ जाती है हॉट स्प्रिंग के रूप में, यानी गर्म फव्वारों के रूप में पानी के, है ना। तो दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू, और उसी हीट एनर्जी का हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, टू जनरेट पावर। चलिए अब हम मैं आपको एक न्यूक्लियर पावर का एक डायग्राम में समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, देख लीजिए। सिंपल सा प्रिंसिपल है न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है न्यूक्लियर जो मटेरियल हैं आपके यूरेनियम, थोरियम। तो अब यहाँ पे इनका न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। जब न्यूक्लियर फिजन होगा तो बहुत एनर्जी निकलेगी। तो ये पानी, बाहर जो पानी है इनके पानी भरा होता है, तो वो पानी बहुत गर्म कर देंगी ये, है ना, उनको रोकने के लिए। अगर ये पानी ना हो और बाहर दीवारें ना हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये विनाशकारी हो सकती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है। इनमें रेज निकलती हैं ना, तो हार्मफुल रेज। तो इस तरह से ये पानी, गर्म पानी इधर जाएगा, तो गर्म पानी यहाँ जाएगा तो उसमें से उसकी हीट का जो यूज़ करते हैं ना, स्टीम का, देखो उसकी स्टीम में ये दे लिखा है स्टीम का यूज़ करते हैं ना। स्टीम जो जाती है तो भाप, और भाप की ताकत तुम्हें पता ही है, स्टीम इंजन तुमने देखा ही होगा। मतलब ये सिंपल से रूल आपको पता होगा कि भाप में कितनी ताकत होती है। तो ये सिंपल सी मैं बताऊँ तो आप अपने घर में कुकर देखते होंगे, कुकर की सीटी इतनी भारी होती है, ऊपर उठ जाती है ना, तो ये भाप की ताकत है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो टरबाइन चला देती है भाप, ये भाप चलाती है टरबाइन, टरबाइन को चला देती है, और जब टरबाइन चलेगी तो सीधी सी बात जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, और वह आगे जाके आपको बल्ब जला देगी, ठीक। आगे चलते हैं, ये हमारा हाइडल हो गया, सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। ये हमारा जियोथर्मल है। देखो जहाँ जहाँ मैंने बताया ना आपको कि इस तरह से, ये देखो ये कहीं कहीं का दे रखा है, ये गर्म पानी भी गर्म हो जाता है, ज़मीन का पानी भी गर्म हो जाता है, ठीक। तो उसकी हीट से भी हम इसी तरह से ये देख लीजिए यहाँ पे, जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय द न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड, उसके बाद फिर आइलैंड, फिर आइसलैंड, फिर फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका एंड इंडिया। जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मानिकराम इन हिमाचल। हमारे इंडिया में बताओ कहाँ है, हिमाचल में केवल मानिकराम है ना, मानिकराम में। और यहाँ पे पूगा वैली, लद्दाख की पूगा वैली में, 2 जगह हमारे इंडिया में ये जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ देख लीजिए जियोथर्मल एनर्जी का डायग्राम देख लीजिए आप ध्यान से। ये देखो ज़मीन में से एक आपको स्प्रिंग, गर्म हॉट स्प्रिंग निकल रही, ये निकल रही, ठीक, ठीक है। और यहाँ पे ये गर्म पानी की जो हॉट स्प्रिंग तेज़ी के साथ निकलेगी, तो यहाँ पे इसमें क्या लगा दिए गए, ये बल्ब लगा दिए गए, और प्रेशर के साथ यहाँ जब आएगा तो ये टरबाइन को चलाएगा, टरबाइन चलेगा तो यहाँ पे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी, ठीक। आगे जाते हैं टाइडल एनर्जी। अब आप समझेंगे टाइडल एनर्जी को, है ना। देखिए टाइडल एनर्जी क्या होती है, थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, साफ सा नहीं हो रहा एकदम से। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइडल एनर्जी, है ना। तो टाइड से जो एनर्जी मिलती है हमें, टाइड जानते होंगे आप, टाइड नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, समुद्र का पानी 24 घंटे में, ठीक,
एक बार तो बढ़ता है और एक बार कम होता है, ठीक। तो 24 आवर्स में एक बार पानी जब समुद्र का बढ़ता है और एक बार होता है कम, तो इसको हम कहते हैं टाइड्स, है ना। जब समुद्र का पानी बढ़ता है तो उसको कहते हैं हम हाई टाइड, और जब समुद्र का पानी कम होता है तो पीछे को घटता है यानी कि, तो उसको कहते हैं हम लो टाइड्स। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो टाइड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। देख लीजिए इस डायग्राम में, थोड़ा ये डाउनलोड हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, ठीक, टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। देखो तो ये वाला डायग्राम है, जैसे हाई टाइड है इसको, है ना। तो जब यहाँ से आपका पानी जब बढ़ेगा ऊपर, ये एक ऐसे तरह से प्लांट बनाए होते हैं समुद्र के किनारे, तो यहाँ जब पानी आएगा तो पानी अंदर से इसमें प्रेशर से आएगा, यहाँ पे टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगी तो बिजली बनेगी, ठीक है। इनसे निकलेगा, जब इनके सब में अंदर टरबाइन लगी हुई हैं हॉल्स में। उसी तरह से पानी फिर जब उतरेगा नीचे तब भी वो टरबाइन को घुमाएगा, ठीक है। उतर के जब नीचे को जाएगा इधर को, तो फिर अब आप कहेंगे कहाँ उतर रहा है कहाँ को चढ़ रहा है, तो आपने एक बीच पे तो देखा होगा ना, समुद्र के किनारे देखा होगा, मतलब अगर कभी रियल में नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा, ठीक, या मोबाइल में देखा होगा कि समुद्र का पानी तेज़ी के साथ लहरें आती हैं, बढ़ता है एक बार को और फिर एक बार बहुत दूर चला जाता है, तो यही टाइड्स हैं, है ना। तो इस तरह से इसके अंदर यहाँ पे टरबाइन लगी होती हैं और वो सारी टरबाइन चलती हैं, तो इस तरह से हम टाइडल एनर्जी, है ना, यूजेबल बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद ये देख लीजिए, ओपनिंग ऑफ द सी ड्यूरिंग हाई टाइड, द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ, हमारे इंडिया में गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में होती है बस टाइडल एनर्जी, है ना। तो रसिया और फ्रांस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बायोगैस की बात करें, बायोगैस क्या होती है, देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट आप जानते ही होंगे, ऐसे वेस्ट है जो जो ज़मीन के अंदर मतलब गल जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना। तो ऑर्गेनिक वेस्ट सच जैसे डेड प्लांट, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, किचन वेस्ट, है ना, छिलके, सब्जी के छिलके, फलों के, कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म। अब आपको जो जहाँ भी ऐसा कूड़ा डलता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल यानी फाउल स्मेल आती है, तो उसको वो जो गैस होती है वो समझ लीजिए आप कि उस गैस को हम मीथेन कहते हैं। मीथेन यानी कि CH4, है ना, वो मीथेन गैस ही वो बायोगैस हो कहलाती है। तो बहुत ही वैसी गैस होती है, मतलब ये भी फ्लेम्बल है और इसका यूज़ हम एनर्जी के रूप में करते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया इन बायोगैस और डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज एसेंशियल टू मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया था अभी। तो बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। हर साल बहुत सारा खाद भी बना देती है हमारा, और इससे गैस निकलती है, उसका यूज़ हम तो आपने एक नाम सुना होगा, खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं ना, और लाइट जलने में। आपने गोबर गैस का नाम सुना होगा ना, गोबर गैस प्लांट गांव में लगे भी होते हैं, ये वही है, ठीक है। इस तरह से आपका एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो तो आई थिंक चैप्टर आपको थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।